अपना लेक्चर जो 5th है 20 मई का आज का है उसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें क्या कर रखा है, अभी तक क्या पढ़ चुके हैं और कहाँ तक हमें चलना है। तो इसमें जो जनरल फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर और साइड फैक्टर है, इसे हम पहले कर चुके थे जो अपना फर्स्ट वीक वीक था 20 और 22 मई के आसपास। तो इसे हम पहले कर चुके थे और इसका हमने यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट में ये ले चुके थे। इसके बाद इसे हम कवर कर चुके थे मंडे की क्लास में और इसे था जो वेडनेसडे की क्लास में ये कवर हो चुका था बायोटिक फैक्टर। इस लेक्चर में हम देखेंगे ये 4 चैप्टर और आपका जो संडे को टेस्ट रहेगा वो यहीं तक रहेगा। ये थोड़ा स्पीड स्लो जरूर चल रहा है क्योंकि जो अपना सिल्वी कल्चर है ये ऑलमोस्ट कोई भी पेपर हो एवरेज उसका 20 से 25% जो क्वेश्चंस हैं वो अकेले सिल्वी कल्चर से आते हैं। तो यही वजह है कि हमें सिल्वीकल्चर को थोड़ा स्लो लेना पड़ रहा है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक पेपर और है वो है अपना फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। जब ये चलेगा तो इसे भी अपन को थोड़ा शेड्यूल से डिले करना पड़ेगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अकेले इसी चैप्टर से आ जाते हैं। तो इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, इसलिए इसे थोड़ा स्लो करके चल रहा है, जिससे कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि जो छूट जाए, मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम पहले तो चैप्टर अगर ये 4 चैप्टर करेंगे तो पहले में तो हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने जो 4 फैक्टर पढ़े थे क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक। तो अभी तक ये पढ़ा था पिछली क्लास में, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था इसमें ये चारों फैक्टरों में ये पढ़ा था कि इस चारों फैक्टर कैसे जो अपनी वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है उसको ये चारों फैक्टर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। अब जो अपना अगला चैप्टर है वो बताएगा कि फॉरेस्ट इन चारों फैक्टर को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो ये तो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आ जाती है अपनी फॉरेस्ट से रिलेटेड, उनकी जो ग्रोथ फॉर्म है उससे रिलेटेड है, तो ये टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी पे अक्सर एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। छोटा सा है ये, तो ये सभी छोटे छोटे चैप्टर है। अपने जो बड़े चैप्टर आएंगे उसमें एक है ट्री मॉर्फोलॉजी और दूसरा है हार्डनेस एंड टॉलरेंस। ये समझ लो आप कि इनसे ऑलमोस्ट आपको 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो शुरू करते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। अब फॉरेस्ट अपने एनवायरनमेंट पे को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, उसके पीछे रीजन है। अब ये देखो कि ये जो फॉरेस्ट की वेजिटेशन है ये काफी डेंस हो चुकी है। इतनी डेंस हो गई है कि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक फैक्टर है या जो सोलर रेडिएशन है, क्या ये पहले जितना पहुंच पा रहा है? डेफिनेटली नहीं। ये तो कम डेंस सिचुएशन है। अगर यही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसी कंडीशन पहुंच जाए तो वहाँ जो बिलो ग्राउंड है यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा सा टिक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 4-5 जो कैनोपी की लेयर्स बन जाती हैं तो वो ऑलमोस्ट नीचे तक पहुंचने ही नहीं देती। तो इस टाइप से क्या कर रहा है कि जैसे विंड है, विंड जो आसानी से चल रही थी, जो फॉरेस्ट की जब ये क्राउन जो है ये इनका बिल्कुल क्लोजनेस पैच बन जाता है तो विंड आसानी से इनमें घुस नहीं पाती है, सोलर रेडिएशन पहुंच नहीं पाता है। रेनफॉल जो हो रही है उसको ये बहुत बड़ी मात्रा में जमीन पे नहीं पहुंचने देते, यहीं पानी पे इंटरसेप्ट करते हैं लीफ सरफेस पे और वहीं से उसे वापस इवेपोरेट या ट्रांसपायर कर देते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारा जो वाटर है वो सरफेस पे ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं रेनफॉल का। और इसके साथ इनका जो रूट है वो इतना बड़ा जिगजैग पैटर्न बना लेते हैं, रूट का एक इतना बड़ा जाल बना लेते हैं कि नीचे के जो एडाफिक फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट कर रहे थे ये एडाफिक फैक्टर को ही इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको एक टाइप से जो सॉइल है उसकी पूरी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में एक बहुत बड़ा चेंजिबिलिटी लेके आ जाते हैं। तो ये वजह है कि ये इन चारों फैक्टर को, क्लाइमेटिक हो, एडाफिक हो, टोपोग्राफिक हो या बायोटिक, बायोटिक मीन्स प्लांट लिविंग थिंग्स वगैरह, तो इनको कैसे इफेक्ट कर रहा है इस मुद्दे पे है। तो ये कैसे कर रहा है? क्योंकि एक पूरी पूरी क्लोज कैनोपी बना रहा है जिस वजह से ये इफेक्ट कर रहा है। जैसे रूट का बोला इंटरलॉकिंग सिस्टम बना रहा है, मिनरल्स को बड़ी तेजी से साइक्लिंग रिसाइकलिंग कर रहा है। तो इन सब चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें जो अपना सबसे पहला आएगा वो आएगा अपना एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कोई चीज डाटा याद नहीं रखना है, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इसके जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आएंगे। इसमें किसी डाटा को या इस टाइप की चीजों को याद नहीं रखना है। अब अगर विंड वेलोसिटी की बात की जाए तो ऑब्वियसली अगर कोई विंड है यहाँ पर जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है क्लोज है, जैसे ये मैंने उनके ये स्टेम इसका इसका स्टेम इसका स्टेम,
अब अगर विंड जो है वो यहाँ पर उससे ही इसमें इंटर करती है तो इतना ऑब्स्टेकल है इसमें कि वो ऊपर से आराम से निकल जाएगी, यहाँ विंड ब्लो नहीं हो पाती है। तो यूजुअली बोला जाए तो फॉरेस्ट की डेंसिटी कितनी है उसी के हिसाब से जो विंड है वो पेनिट्रेट कर पाती है। तो यूजुअली बोला जाए तो फॉरेस्ट अकेले 20 से 60% तक विंड को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी स्पीड है उसे रिड्यूस कर देते हैं। तो आपको ये अगर याद रह जाए तो 20 to 60% याद रख लो, अदरवाइज इनकी जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि विंड वेलोसिटी को ये रिड्यूस करेंगे। दूसरा मुद्दा आता है, अगर अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर में बात की जाए तो दूसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जनरली ये जहां पर भी पेड़ होंगे वहां लगभग 5 से 15% ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? क्योंकि एक तो जो ऊपर से रेनफॉल हुई तो उसने क्लाउड ने जो ह्यूमिडिटी क्रिएट की वो तो है ही है। फिर दूसरा ये फॉरेस्ट का जो पैच है यहाँ लीव्स करेंगे ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपायरेशन होगा वो यहाँ की एयर में ह्यूमिडिटी का जो लेवल है उसे बढ़ा देंगी। और ये जो लेवल बढ़ाती हैं इससे वहां पर लगभग 10 से 15% हो जाती है। एक मैं एग्जांपल दूंगा, जब आप कभी हिमालय में जाएं और देवदार फॉरेस्ट हो, आपको नहीं मालूम कि यहाँ देवदार फॉरेस्ट है, आप उससे 100 to 150 मीटर लंबे भी हैं, फिर भी जैसे ही देवदार फॉरेस्ट की वेजिटेशन शुरू होगी आपको वहां पर ऑब्वियसली एक थोड़ा ठंडकपना महसूस होने शुरू हो जाएगी। मीन्स देवदार इतना ज्यादा वो इफेक्ट देता है कि आपको 200 मीटर 300 मीटर पहले ही शुरू लग जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं, जब आपको अगर एक्सपीरियंस हो जाए कि यहाँ कहीं ना कहीं आसपास देवदार के ट्रीज खड़े हैं, ग्रुप में 2 4 10 20 खड़े हुए हैं। तो इस टाइप से वो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसे डाउन कर रहा है। ये तो एवरेज है, 2 से 3%। देवदार काफी कम से कम देवदार है जो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है ये, और ये इतना इजिली अनुभव हो जाता है। अगर फ्रॉस्ट की बात की जाए तो फ्रॉस्ट कहाँ से है? एयर की कोल्ड हो जाना। अब यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा डेंस वेजिटेशन है अगर, तो यहाँ से जो थर्मल रेडिएशन लॉस हो रहा था, अगर रेडिएशन फ्रॉस्ट की बात की जाए तो वो हो नहीं पाएगा। ऊपर से भी कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं हो पा रहा। कोल्ड एयर अगर बाहर से इधर फ्रॉस्ट की जो विंड है चिल्ड एयर इंटर कर रही है वो भी नहीं घुस पा रही। तो क्या फॉरेस्ट डीप फॉरेस्ट एरिया में कोई फ्रॉस्ट का कोई इफेक्ट पड़ जाता है? फ्रॉस्ट बिल्कुल नहीं पड़ता है, यानी कि फ्रॉस्ट से टोटल प्रोटेक्शन मिल गया। यही वजह है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर इस टाइप की फ्रॉस्ट जैसी कंडीशन नहीं मिल पाती है। तो एक टाइप से ऐसा समझ लो जैसे एसी हो गया, एयर कंडीशनिंग। एसी का मतलब क्या हुआ कि आपने उसकी जो कंडीशन है उसे बिल्कुल एक फिक्स कर दी, एक मेंटेन कर दी है। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब 30, क्योंकि अब अगर हॉट या कोल्ड हुआ भी तो ये वेजिटेशन जो है, जो फॉरेस्ट है, वो उसे एंटर नहीं करने देती, तो वो नीचे एवरेज वो मेंटेन ही बनी रहती है। अब मुद्दा आ जाता है अपना ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस का। कभी कभी लोग इससे मेंटेन कर देते हैं, तो आपको वैसे भी पता है कि जो अपने फॉरेस्ट है वो एक टाइप से CO2 सिंक का काम करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है बेसिक, आपको ये याद रहना चाहिए कि फॉरेस्ट क्या क्या करते हैं। विंड वेलोसिटी घटाएंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, फ्रॉस्ट होने नहीं देंगे और ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे। ये पता पड़ गया, बस जो ऑप्शन होंगे वो सीधे सीधे इसी टाइप के होते हैं। दूसरा इसमें आता है, हम फॉरेस्ट सॉइल के बारे में देख लें, एडाफिक फैक्टर की बात कर लें कि एडाफिक फैक्टर में ये जो वेजिटेशन है वो क्या चेंज करते हैं। तो जो चेंजेस हैं वो कॉमन है, वही आप एग्रो फॉरेस्ट्री में पढ़ोगे वही यहाँ पर हम एक थोड़ा नॉमिनल डिस्कस कर लेंगे। तो पहला तो क्या होता है कि जैसे अगर ये सॉइल है ये काफी हार्ड हो तो जो रूट है वो उसमें पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट करेंगी, जो सॉइल है उसको ब्रेक करेंगी, ब्रेक करेंगी तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो पहले सॉलिड थी उसे छोटे छोटे टुकड़े में, मतलब सॉइल की जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर देंगी। रॉक्स हैं उनको स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगी। इसके बाद क्या करेंगे, जो रूट्स हैं वो यहाँ पर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, जो रॉक को तोड़ा, जो पहले मिनरल्स नहीं थे उनको एब्जॉर्ब करके उनको मिनरलाइज कर देंगे। मतलब बड़े बड़े जो चट्टानें थी उनसे छोटे छोटे मिनरल्स को निकाल करके उन्हें एक्सट्रैक्ट करके क्या कर देंगे, उनको मिनरल फॉर्म में ले आएंगे। तो इस टाइप से क्या होगा कि जो मिनरल्स पहले अनअवेलेबल फॉर्म में थे या पहले वो रॉक फॉर्म में थे, उन्हें भी अब ऐसे फॉर्म में लेके आ गए जिसे प्लांट यूज कर सके। तो दूसरा ये काम कर दिया। तीसरा, ये जो मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन ऊपर किया, यहाँ से लीफ शेडिंग हुई, लीफ शेडिंग से यहाँ पर फिर वापस लीफ पत्तियां नीचे गिर गई। तो इस टाइप से जो न्यूट्रिएंट हैं वो वापस सॉइल पे आई और सॉइल सरफेस पे फिर कंटेंट बढ़ा, ऑर्गेनिक मैटर, और ये न्यूट्रिएंट बढ़े। और जो कुछ अगर पानी से लीच हो गए उन्हें फिर वापस पकड़ करके फिर साइकिल में ले आए। तो इस टाइप से ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करेंगे।
तो जो नए न्यूट्रिएंट की फॉर्मेशन करेंगे और न्यूट्रिएंट की रिसाइक्लिंग करेंगे, इस टाइप से ये क्या करेंगे, सॉइल का जो कंपोजिशन है उसे चेंज कर देंगे। और सॉइल की स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेंगे, जो सॉइल थी उसके अंदर रूट जाएंगी, रूट उससे चट्टानों को तोड़ देंगी। तो इस टाइप से जो पहले पथरीली थी वो धीरे 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 करके छोटे छोटे कम कम छोटे छोटे पत्थरों में होगी और फिर इसके बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद अब जब यहाँ लीफ जो गिरेंगी, लीफ पत्तियां, पत्तियों को बहुत सारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे केचुआ है, अर्थवॉर्म है, वो कंज्यूम करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर जो लीफ गिर रही है, जो ऑर्गेनिक मैटर गिर रहा है, वो बहुत सारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उनको एक टाइप से फूड चेन की एक सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे उसकी जो सेकेंडरी टर्सरी थिंग्स हैं वो डेवलप होंगे। इस टाइप से यहाँ पर जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की, जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होंगे और एक टाइप से एक नई टाइप की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यहाँ डेवलप होना स्टार्ट होगी। अब अगर सॉइल मॉइस्चर की बात की जाए या सॉइल टेम्परेचर की बात की जाए, तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि सन ऊपर से रेडिएशन देता है जिससे सॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अगर ये फॉरेस्ट की वेजिटेशन ने, कैनोपी ने पूरा पूरा कवर कर रखा है, उस एरिया को कवर कर रखा है, तो ऊपर से जब सोलर रेडिएशन सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या सरफेस का टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा? नहीं। या एक टाइप से ऐसा बोल लो कि जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अपनी जब सॉइल सरफेस है, इस पे आप अगर मल्चिंग कर दो तो क्या है, मल्चिंग एक टाइप से ऐसा हो गया जैसे आपने सरफेस को कंबल ओढ़ा दिया। तो अब बाहर का टेम्परेचर ऊपर है, ऊंचा है, नीचे है, क्या है, उसका सॉइल सरफेस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता। तो जैसे आपने यहाँ मल्चिंग की थी, वहीं पे इस टाइप से समझ लो कि यहाँ पर जो अपनी सॉइल सरफेस है, यहाँ पर जो अपनी फॉरेस्ट वेजिटेशन ग्रो कर गई है, ये वेजिटेशन ने एक टाइप से ऊपर से एक कंबल की तरह उड़ा दिया। ये कैनोपी की जो कवर है उसने एक टाइप से कंबल बना दिया है। तो जो सॉइल है उसको अब अफेक्ट नहीं करेगा क्या, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो इस टाइप से जो सॉइल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। और मेंटेन रहने का एक सबसे पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि जो बायोटिक लिविंग थिंग्स है, जब उन्हें एक कंटिन्यू परसिस्टेंट सिचुएशन मिलती है तो वो बेटर ग्रो करते हैं। क्योंकि जो कोल्ड एरिया या वार्म एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर अगर ओपन सरफेस है तो दिन में बढ़ गया, रात में गिर गया, तो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते इतनी एक्सट्रीम में। अब यहाँ नॉर्मलाइज हो गया है, ना घटना ना बढ़ना, तो आराम से रह सकते हैं। इसके बाद करते हैं मॉइस्चर की। तो आप समझ सकते हो कि सॉइल ये क्या करेगा, जो वाटर है, अपने यहाँ सबसे बड़ी इशू होती है रन ऑफ की। जो पानी बरसा वो बह जाता है, रन ऑफ हो जाता है, इसे बोलते हैं, बहने को क्या बोलते हैं, रन। रन मतलब दौड़ना, ऑफ हो गया, दौड़ के चला गया, तो रन ऑफ बोलते हैं जो वाटर बह जाता है। अब यहाँ पर जो अपना प्लांट्स है ये क्या करेंगे, या फॉरेस्ट है वो क्या करेगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोलॉजी में भी सब बेटर समझेंगे कि ये जो प्लांट्स है इसकी जो रूट्स है, तो क्या करेगा कि एक तो ये सॉइल को पकड़ के रखेगा, तो सॉइल को इरोजन नहीं होने देगा। दूसरा, जो वाटर जो रन ऑफ हो रहा था उसे ब्लॉक करेगा और वाटर को जमीन में फिल्टर होने के लिए प्रॉपर टाइम देगा, जिससे वाटर रन ऑफ कम होगा और परकोलेट और इनफिल्ट्रेट सरफेस में सॉइल में ज्यादा हो जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि सॉइल में जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि जो फॉरेस्ट है वहां पर एक टाइप का लोकल रेनफॉल होती रहती है। वो क्यों होती है, क्योंकि एक टाइप से इसने जो वाटर नीचे परकोलेट किया, इसने फिर बाद में उसे एब्जॉर्ब करके ट्रांसपिरेशन के थ्रू, पत्तियों के थ्रू से दर तरीके से ट्रांसफायर किया। जब ये दर तरीके से ट्रांसफायर करता है तो वहां पर एयर में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, दर वाली। अब मान के चलो कोई वैली रीजन है, जैसे यहाँ पर कोई पहाड़िया है, यहाँ पर कोई पहाड़ी है, यहाँ कोई पहाड़ी है, यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट की वेजिटेशन थी जिसने इसे ह्यूमिडिटी को दर एटमॉस्फेयर में इकट्ठी कर रखी है। अब अगर यहाँ से कोई विंड चलती है तो विंड क्या करेगी, इस ह्यूमिडिटी को पहाड़ी की तरफ ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगी। तो फिर वो क्या होगा, जैसे एयर ऊपर जाएगी उसका होगा कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन का रिजल्ट होगा बादल बन के हो जाएगी रेनफॉल। तो जनरली 4 o'clock या 5 o'clock पे ये रेनफॉल जो हो जाती है। और फिर जब रेनफॉल हो गई तो वो पानी वापस मिल गया, फिर ह्यूमिडिटी हो गई। तो इस टाइप से जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है। और ये जो फॉरेस्ट एरिया उसमें एयर में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इससे ये टेम्परेचर, जो एयर टेम्परेचर है, वो भी एक टाइप से काफी हद तक मेंटेन रहता है। अब अगर फॉरेस्ट सॉइल की बात आगे चलें तो अपना मेन मुद्दा आता है फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी का, कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उस पर फॉरेस्ट कैसे इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जो बेसिकली इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उन्हें बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि उन पर क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बोलते हैं कि जो वाटर है वो इवापोरेट हुआ, जैसे कि यहाँ से जहाँ से भी हुआ, चाहे वो सरफेस से हुआ है, पेड़ों से ट्रांसपिरेशन से गया, तो वो पानी जो इवापोरेट था वो बाद में बारिश की फॉर्म में बदल गया, वो हुआ वर्षा। तो बरस जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। क्योंकि वर्षा या रेनफॉल जो है वो होती है वाटर का ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरना।
लेकिन इसके अलावा भी है, स्नो है, वो भी एक टाइप का बारिश ही है, मतलब मॉइस्चर का गिरना। तो मॉइस्चर के गिरने को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। और इस प्रिसिपिटेशन के अलग अलग फॉर्म है, उनमें रेनफॉल एक है, स्नो भी दूसरा है, हेल स्टॉर्म वो भी तीसरा है। तो इस टाइप से 8-9 फॉर्म है उसके। तो यहाँ पर आपको जो बात कर रहा है, अपना मुद्दा है, वो है अपना प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन किस फॉर्म में होगा? रेन ड्रॉप के फॉर्म में। अब प्रिसिपिटेशन के साथ क्या होगा? सबसे पहले जो प्रिसिपिटेशन होता है वो आपको पता है कि जो पेड़ है, मैं थोड़ा आगे स्लाइड लेके जाऊं, तो जैसे रेनफॉल होती है तो बहुत सारी तो रेनफॉल सीधे की सीधी चली जाती है, लेकिन कुछ रेनफॉल है जो पेड़ों पर गिर जाती है। तो पेड़ उसे क्या कर लेते हैं? इंटरसेप्ट, मतलब उसे क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, इंटरसेप्ट कर लिया। अब आपने देखा होगा कि अगर आप पेड़ों के नीचे यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको यहाँ बारिश का अनुभव नहीं होता है, बूंदें इधर गिर रही होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे एरिया की जो वाटर है उसे ये अपना ट्री जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा होता है, तो इसे बोलते हैं इंटरसेप्शन। अब इंटरसेप्शन के बाद क्या होता है कि पेड़ ये मॉइस्चर क्या लेके आए? ऊपर टंकी थोड़ी लगी है जो पेड़ स्टोरेज करते रहेंगे। तो पेड़ क्या करेंगे? उस वाटर को धीरे धीरे, कुछ तो पानी जो पत्तियां हैं, तो आपको पता है कि जैसे आप अगर हाथ वाटर में डाल दो और निकाल दोगे तो आपकी जो स्किन है वो गीली हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने जो एडिशन से कुछ वाटर को है वो अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया है, या उसे एडजॉर्ब कर लिया है, ये सोक उस पे चिपका लिया है। तो इसी टाइप से जो प्लांट है वो अपनी लीव्स ब्रांचेस के थ्रू कुछ पानी को कुछ लिमिट तक तो उसे एडजॉर्ब मींस उस पे एडजॉर्ब कर लेती है, उस पे चिपका लेती है। लेकिन जब वाटर उससे ज्यादा लिमिट में हो जाएगा तो वाटर धीरे धीरे उसकी ब्रांचों से मेन ब्रांच उसके थ्रू उसके मेन स्टेम से नीचे की तरफ आने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा इसे। इस जो पानी जो मेन स्टेम से नीचे उतरता है, इसको एक टर्म यूज किया जाता है। इसे टर्म यूज किया जाता है स्टेम फ्लो। मतलब वो वाटर जो स्टेम के थ्रू नीचे को फ्लो हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? स्टेम फ्लो। इसे भी मेजर करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि किस प्लांट की कितनी एबिलिटी है स्टेम फ्लो करने की। क्योंकि इसके जो सेंस है, जो अदर एप्लीकेशन है, वो इन्वायरमेंटल में है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, अदर चीजों में है, उसे बाद में डिस्कस का मुद्दा है। लेकिन ये पॉइंट अपना क्या रहा? स्टेम फ्लो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेम फ्लो क्या है। अब यहाँ पर अगर आप बात की जाए तो सबसे पहले अपने जो प्रिसिपिटेशन हुआ वहां पेड़ ने पकड़ा, तो उसे क्या बोला अपन ने? स्टेम फ्लो। स्टेम फ्लो के थ्रू इसने वाटर को नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर अगर सरफेस पे ले जाओ तो यहाँ पर अपना प्रिसिपिटेशन हुआ। अब यहाँ पर एक ट्री था और यहाँ पर नॉर्मल सरफेस है, तो आपकी जो बारिश आई यहाँ पर भी आ गई इस पे, तो इसने यहाँ पर इंटरसेप्ट की थी, इसके बाद स्टेम फ्लो करके पानी यहाँ आ गया, और ये अपना डायरेक्ट यहाँ पर जो ओपन था वहाँ डायरेक्ट भी गिर गया। अब इसके साथ क्या होगा? इसके साथ वाटर के साथ दो सिचुएशन है। आपने देखा होगा कि जब बारिश जो है, रेनफॉल है, जब वो स्टार्ट होती है तब पानी बहना शुरू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपन बोलते हैं कि जमीन प्यासी है। मीन्स क्या होता है कि पानी सीधा आया और सीधा के सीधे जमीन में घुस जाता है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला टर्म जो है कि जो वाटर है वो वाटर की एयर से जो सॉइल में एंट्री होती है, इस एंट्री को हम बोलते हैं, एंट्री को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। मतलब ये क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है इन। जमीन कैसे करती है? एक टाइप की फिल्टर का काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना फिल्टर, और ये क्या हो रहा है? फिल्टर से अंदर जा रहा है। तो इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, कंफ्यूजन नहीं होने का। तो इसे बोलते हैं जब वाटर एयर से सॉइल में इंटर करता है, इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। जब एक बार इंटर कर गया, ये सॉइल में पहुंच गया अपर सरफेस में, इसके बाद ये धीरे धीरे ग्राउंड वाटर की तरफ मूव करता है। किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी के। तो ये जो मूव करता है, इसको टर्म यूज किया जाता है परकोलेशन। क्या? परकोलेशन। तो इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन से कम 20 to 25 बार ये पूछे जा चुके हैं। जनरल एग्रीकल्चर या जो आईसीआर के एग्जाम है उनमें दर पूछे गए हैं कि, लेकिन उसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है? वो इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन में डिफरेंशिएट दोनों टर्म दे देते हैं और आपको पूछा एक जाता है, तो कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पर। तो आपको इनफिल्ट्रेशन भी याद रखना है और परकोलेशन भी। इन मतलब एंट्री, फिल्टर, इन मतलब अंदर की साइड, और फिल्टर फिल्टर से अंदर जा रहा है। तो इनफिल्ट्रेशन परकुलेशन का डिफरेंस याद रखें। अब इसके बाद क्या होता है कि वाटर जो रन ऑफ है, जो अपनी यहाँ पर मुद्दा चल रहा था अपना, अब वाटर की एक लिमिट है। वाटर अपना जो अंदर एंट्री कर रहा था करता जाएगा, लेकिन सॉइल की एक लिमिट है, उसके बाद वो परकुलेशन की लिमिट से ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो जब बारिश तेज होने लगेगी तो वाटर जो है वो यहाँ बहने लगेगा। तो जो वाटर बहने लगता है सरफेस पर, उसको बोलते हैं अपन रन ऑफ। मतलब रन के दौड़ करके दूर जा रहा है। तो जो सरफेस पे वाटर दौड़ता है,
उसे बोलते हैं अपन रन ऑफ। इसके बाद क्या है कि जैसे ये वाटर जो है यहाँ पर भी वही बात की जाए कि जैसे यहाँ पर ये कुछ गया, परकोलेशन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया। अब इसके बाद जो सरफेस पे वाटर पहुंच गया, ये भी ग्राउंड वाटर के साथ साथ ऐसा समुद्र की तरफ फ्लो होगा वाटर। तो इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर फ्लो, या कभी कभी सीपेज जैसे टर्म यूज कर दिए जाते हैं, या डीप वाटर फ्लो बोल देते हैं। तो ये टर्म चलते रहते हैं, लेकिन अपना जो मुद्दा था वो एक था रन फ्लो का, दूसरा परकुलेशन का, तीसरा इन्फिल्ट्रेशन, स्टेम फ्लो और इंटरसेप्शन। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये आपको क्लियर हो गई, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एक आध आ ही जाता है। इन स्टेम फ्लो को हम देख ही चुके हैं। अब इसके बाद अपना जो मुद्दा आता है वो हाइड्रोलॉजी पे एक बेसिक डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है कि आखिर जो फॉरेस्ट है, अगर कहीं पे फॉरेस्ट है तो एग्रीकल्चर के कंपेयर में कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर सपोज यहाँ पर एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसको ले लिया जाए और यहाँ पर फॉरेस्ट वेजिटेशन को देख लिया जाए, तो देखो यहाँ डीप है। तो डीप का रिजल्ट ये होता है कि अगर यहाँ पर रेनफॉल 100 हो और यहाँ पर भी 100 हो, तो यहाँ पर जो रेनफॉल है, तो हमारी जो वीट क्रॉप वगैरह है ये लगभग 15% ही इंटरसेप्ट कर पाती है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती है। अब इसे आप वैसे भी समझ सकते हो कि अगर हमने यहाँ पर फार्म में कोई वीट क्रॉप लगा रखी तो उसकी एक सिंगल कैनोपी है, इस कैनोपी पे जो भी पकड़ लिया वो कह के यहाँ आ गया। जबकि फॉरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे एक ट्री की ये कैनोपी लेयर हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, मतलब कुछ बड़े पेड़ हैं, ये जैसे मैंने बड़े पेड़ों को बना दिया, कुछ छोटे पेड़ हैं और कुछ और छोटे पेड़ हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर कैनोपी की इनकी तीन तीन लेयर हो गई। तो अगर पानी पहले से कुछ बच गया तो दूसरे ने पकड़ा, फिर उससे तीसरे ने पकड़ा, तो सरफेस तक आते आते ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मीन्स बहुत कम होता है। कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम हो जाए, कहने का मतलब है एग्रीकल्चर के कंपेयर में यहाँ पर जो स्टेम फ्लो है, ये जो इंटरसेप्शन है वो लगभग 25% होता है, मीन्स इससे ऑलमोस्ट डबल होता है फॉरेस्ट में। बस आपको ये समझ में आया कि उससे ज्यादा होता है, बस अपना काम हो गया। और फिर यहाँ पर जो बोला था इसे क्या बोल देते हैं, जिससे जैसे बेस फ्लो बोल रहे हैं, ठीक है, वो बात चलती रहती है यहाँ पर। बेस फ्लो तो दोनों में एक है, बस ये है कि इसमें रन ऑफ कम होगा, क्योंकि वाटर इंटरसेप्ट ज्यादा हो जाएगा तो रन ऑफ को कम बचेगा, क्योंकि सॉइल तो इसकी इसकी सेम ही रहेगी। तो यहाँ रन ऑफ कम होगा, यहाँ रन ऑफ ज्यादा हो जाएगा, सरफेस रन ऑफ। अब मुद्दा आता है कि सॉइल इरोजन या सॉइल पे एवरेज अगर फॉरेस्ट का बोला जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यही अपना बस यहाँ पर अपना ये टॉपिक जो था ये इन्फ्लुएंस वाला, ये लगभग खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे सपोज यहाँ पर मतलब ये टोटल का रिजल्ट है कि जैसे यहाँ पर ये फॉरेस्ट वेजिटेशन है, खासकर अगर हिमालय रीजन की दिया जाए, तो जो वाटर हुआ, अगर फॉरेस्ट ने यहाँ पर वेजिटेशन ने अगर 25% को इंटरसेप्ट कर लिया, तो टोटल वाटर बचा कितना, 75। अगर 75 में 50% इन्होंने पकड़ करके नीचे को इंटर वो कर दिया रूट के थ्रू, मतलब परकुलेट कर दिया, इंटरफ्लो कर दिया, तो रन ऑफ के लिए इन्हें वाटर केवल 25% ही मिलता है, मतलब कम मिला। तो यहाँ पर जो सॉइल इरोजन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होता है। दूसरा क्या है कि जो वेजिटेशन की रूट है वो सॉइल को बाउंड करके रखती है, सॉइल को पकड़ लेती है, फिर उनके साथ जो नीचे छोटी छोटी वेजिटेशन ग्रो होती है, सब्सिडरी जो लिटर फॉल पड़ा होता है, तो वो लिटर वगैरह है वो क्या होता है कि जो वाटर है रन ऑफ हो रहा है उसकी स्पीड नहीं पकड़ने देता, जिस वजह से उसकी स्पीड कम होती है, तो सॉइल इरोजन के चांसेस कम होते हैं। वहीं सिमिलरली अगर कहीं हम जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर दिया, हमने हिमालय में रोड बना दिया, तो रोड बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ का फॉरेस्ट एरिया साफ कर दिया, कोई कोई इन्वायरमेंटल एक्टिविटी हो गई, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई, बोला हम तो यहाँ पर प्लांटेशन वर्क करेंगे। तो इस टाइप से अगर हमने ऐसी एक्टिविटी कर दी तो इसका रिजल्ट क्या होती है, वहाँ फॉरेस्ट पैच खत्म। तो फॉरेस्ट पैच का पहला तो रिजल्ट ये हुआ कि जो 25% जो इंटरसेप्ट हो रहा था वो खत्म। इंटरसेप्ट खत्म हुआ तो यहाँ पर जो पानी को रोक करके जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, इनका लीफ लेटर वगैरह वो भी नहीं होगा, ब्रांचेस वगैरह वो भी नहीं होगी। तो जो रन ऑफ की स्पीड को रोक रहे थे वो भी खत्म। तो इस रन ऑफ की स्पीड कम होगी तो सर परकुलेट होने के लिए ज्यादा टाइम मिलता था, तो वो भी परकुलेशन का टाइम खत्म, मतलब बहुत कम हो जाएगा। इसका रिजल्ट होगा कि जो यहाँ पर एवरेज 25% ही रन ऑफ हो रहा था वो यहाँ पर लगभग 75 से 8 मीन्स 85% तक रन ऑफ हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब ज्यादा रन ऑफ होगा तो यहाँ होगा इरोजन, तो हैवी इरोजन हो जाता है। तो ये फॉरेस्ट इरोजन से क्या लिंकेज है इस मुद्दे पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। अब इस पे 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो पहला था ड्राइविंग फोर्स फॉर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। बोला इनफिल्ट्रेशन, बोला परकुलेशन नहीं, मतलब इनफिल्ट्रेशन का मतलब सॉइल वाटर का सॉइल सरफेस में इनफिल्टर होना,
एंट्री करना। तो ये बोला ऐसी कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो वाटर को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या बोला, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कोई मतलब नहीं होता, कैपिलरी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो कैपिलरी वाटर काम करेगा इनकी कैपिलरी के बेस पे, यहाँ पर कैपिलरी की बात बोल देना बकैती होगी। यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कैपिलरी, यहाँ पर दो बातें की जा रही है। यहाँ पर है सॉल्यूट पोटेंशियल, तो एक्चुअली सॉल्यूट का यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर अपने मुद्दा यहाँ पर सी आंसर बचेगा, क्योंकि एक तो कैपिलरी का भी एक मुद्दा हो गया और ग्रेविटेशनल, क्योंकि ये तो पता है कि ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। दूसरा, ये कैपिलरी की थ्योरी को हम क्यों मान के चल रहा है कि जैसे जो सॉइल है, आपने कभी देखा होगा सॉइल में एक्चुअली छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती है, तो जो वाटर इंटर करता है वो इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू करता है। और कैपिलरी वर्क कैसे करती है, तो ये एक टाइप से, अगर आप सपोज यहाँ पर वाटर का है और अगर आप पेन की जो निडल अपनी खाली होती है उसे रख दो इसमें, तो जो वाटर का लेवल अगर यहाँ है तो ये वाटर कैपिलरी में लगभग यहाँ तक चढ़ जाता है। तो ये क्योंकि कैपिलरी एक जो एडिसिव फोर्स होता है, एडिसिव फोर्स आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो एडिसिव फोर्स उसको ऊपर खींच लेता है, इस वजह से ये पानी ऊपर जाता है, मीन्स कैपिलरी एक्शन से होता है। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ एपिफाइट ऑन ट्रंक एंड ब्रांचेज। अगर एपिफाइट मतलब ये प्लांट जो दूसरे पेड़ों के ऊपर उगते हैं, अगर ये किसी पेड़ के ट्रंक और उसके ब्रांच, ट्रंक मतलब उसका जो मेन प्लांट, जो मेन स्टेम होता है इसको बोलते हैं ट्रंक, और इसकी जो ब्रांचेज है उन पे अगर कोई एपिफाइट इसके ट्रंक और ब्रांचेज पे है तो क्या होगा, डिक्रीज प्रेसिपिटेशन इंटरसेप्शन। क्या ये प्रेसिपिटेशन जो बारिश हो रही है या प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है उसके इंटरसेप्शन को कम कर देगा, बिल्कुल कोई कम करने वाला तो मुद्दा ही नहीं है। इवन अगर ये यहाँ पर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, मान के चलो ये पेड़ है, इसकी दो ही ब्रांचें थी और इस पेड़ पे कुछ था ही नहीं, अब क्या होगा, अगर यहाँ पर एपीफाइट है वो इसने यहाँ पर ग्रो करके अच्छी तरह से वेजिटेशन ग्रो कर दिया, हरा हरा कर रखा है, तो इस टाइप से इसका जो पकड़ने का जो एरिया है वो तो बढ़ गया। तो इस टाइप से डिक्रीज का तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। तो ये डज नॉट अफेक्ट प्रिसिपिटेशन, ये बोला नहीं जा सकता, अभी इस पर लेके चलेंगे क्योंकि इक्विफाइड कैसा है, लेकिन एवरेज अगर बोला जाए तो 100% वो इंक्रीज ही करेगा। बस ये है कि इंक्रीज कितना करता है वो एपीफाइट की कंपोजिशन उस पर डिपेंड करता है। एपीफाइट चाहे वो भले 0.0001% क्यों ना हो, अगर एपीफाइट है तो वहां पर एक टाइप से ब्लॉकेज का काम कर रहा है तो वो उसे बढ़ाएगा ही। ओके, अब तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ भी है, अगर एपीफाइट यानी कि उसका टोटल सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो इंटरसेप्शन को बढ़ाएगा ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट पर्टेनिंग टू फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस। इनका कहना है कि फॉरेस्ट जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उससे रिलेटेड कौन सा कैरेक्टर है जो सही है। जैसे कि फॉरेस्ट है वो रेनफॉल को इंक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली सही है। मैंने वैसे भी बोला कि फॉरेस्ट जो एरिया में लोकल रेनफॉल 4 o'clock के बारे में बोला था, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन इतना ज़्यादा करते हैं कि वो ऑलमोस्ट 4 बजे होती है। तो अगर नॉर्मल एरिया में हम बात की जाए तो वहाँ पर जैसे 4 मंथ ही रेनफॉल होती है, तो वही फॉरेस्ट एरिया में लगभग 8 मंथ to 9 मंथ तक रेनफॉल होती रहती है। दूसरा बोला है कि रिड्यूस ह्यूमिडिटी, नहीं ये तो गलत है, जब रेनफॉल ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी तो बढ़ेगी, एयर में ह्यूमिडिटी तो बढ़ेगी, तो एक सेंटेंस हो गया अपना गलत। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वैसे इनको करने का सीधा तरीका है कि जैसे ही आपको एक कोई गलत मिल गया कि ये तो कन्फर्म है कि ये सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पर देख लो कि दो किसमें है, इसमें है तो इसे काट दो, दो इसमें है इसे भी काट दो, अब अपने पास बचता है ये वाला और ये वाला। दूसरा, फॉरेस्ट रिड्यूस विंड स्पीड, ये वाली बात सही है कि वो रिड्यूस कर देते हैं, तो अपना 1 और 3 राइट है। तो वन ऑल करेक्ट, देखो ऑल करेक्ट तो दो तो यहीं पे हो गया था, तो ये भी अपना गलत हो। तो मतलब अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी अपना ये वाला आंसर पे पहुंच गए थे। फिर भी इसे पढ़ लेते हैं, फॉरेस्ट इंक्रीज नंबर ऑफ रेनी डेज, तो मैंने बोल ही दिया 4 मंथ की जगह 8 to 9 मंथ है, मतलब बढ़ गए, तो अपना आंसर इसका आ जाएगा डी। अब अपन चलते हैं यहाँ अगले चैप्टर की तरफ जो अपना बेसिक है, फॉर्म एंड ग्रोथ ऑफ ट्रीज। इस चैप्टर में बेसिक आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, जैसा ये चैप्टर था वैसे ही बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट इसके पीछे जो बिहाइंड में जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन टपकते ही टपकते हैं। इसमें सबसे पहले जो अपने टर्म आते हैं वो आते हैं हर्ब, श्रब और ट्री। कंफ्यूजन ये होता है कि हर्ब क्या है या श्रब क्या है या ट्रीज क्या है। सो पहले अगर हम हर्ब्स के बारे में देख लें, या हर्ब्स क्या है, तो आपने इन्हें देखा होगा, जैसे आपके पास पुदीना है, धनिया कोई भी हो, तो ये जो हर्ब्स होते हैं
इनकी हाइट कोई 25 मीटर 40 मीटर नहीं होती है, इनकी जो हाइट है वो यूजुअली बिलो 1 मीटर होगी। दूसरा इनकी जो बेसिक कैटेगरी क्या है, ये हर्ब है हमेशा हरे यानी कि ऑलवेज ग्रीन होंगे, और इनमें कोई वुड नहीं होती है, कोई वुडी स्ट्रक्चर नहीं होती, वुड इनके अंदर होती ही नहीं है। वुड का मतलब अगर आपने इसको धनिया है, कोरिएंडर है, पुदीना है, अगर इसे आपने धूप में सुखा दिया तो ये बिल्कुल पत्ती मीन्स खत्म हो जाता है। इसमें आपको जो स्टेम है, जैसे अपने प्लांट की जो स्टेम होती है जिसमें वुड फॉर्मेशन होता है, इनमें स्टेम जैसी कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है। ये पूरा का पूरा जो इनका मेन स्टेम है वो ऐसा लगता है जैसे पानी से भरी हुई थैली है, तो जैसे आपने सुखा दिया वो पूरी खत्म सी हो जाती है। तो एक टाइप से बोल सकते हो कि ऑलवेज हमेशा ग्रीन होता है, और टेंडर टेंडर मतलब वुडी नहीं है, इसलिए वो कमजोर है, टेंडर होता है, और ये बिलो 1 मीटर होगा। दूसरा, अब आप ये बोलते हो कि एनुअल है या सीजनल होता है, ऐसी बात नहीं है। ये यूजुअली सीजनल होती है, लेकिन ये 1 साल की मतलब एनुअल, 2 साल की मतलब बाइनियल, या 2 साल से भी ज्यादा पेरिनियल के भी हर्ब हो सकते हैं। बहुत सारे हर्ब हैं जो पेरिनियल होते हैं, और खासकर ऐसे हर्ब जो कोल्ड एरिया के हैं, मीन्स एल्पाइन वाले रीजन के हैं, वो यूजुअली पेरिनियल या बाइनियल ही होते हैं, जैसे अपने हिमालय वालों के हैं। लेकिन एल्पाइन का मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम बर्फ में घुस जाओ, हाँ की जो हर्ब होंगे वो कुछ सीजनल 2-3 मंथ तक ही होते हैं, जो मॉस वगैरह होते हैं। मॉस को हर्ब में काउंट नहीं किया जाता, सॉरी। दूसरा आते हैं श्रब। तो श्रब को आप यहाँ पर देख रहे हो, तो पहला क्या है कि ये जो श्रब है इसकी हाइट है वो 1 मीटर जो है अपना, 1 मीटर से ज्यादा होता है। दूसरा इसकी कंडीशन है कि इसकी जो स्टेम है वो वुडी है, अगर इन्हें आपने सुखा दिया तो लकड़ी बची रहती है, तो ये वुडी है। और थर्ड इनके साथ है, इनका जो मेन स्टेम वो ग्राउंड से ही ब्रांची होता है, ब्रांची ग्राउंड से ही शुरू हो जाता है, तो यानी कि इसका कोई मेन स्टेम नहीं होता, सबके सब नीचे ही से निकल रहे होते हैं। तो यही इसकी श्रब की डेफिनेशन है, मतलब वुडी पेरिनियल होगा, ये पेरिनियल होंगे, वुडी स्टेम होगा, या तो एक तो पेरिनियल होते हैं ये और स्टेम होगा, और दूसरा ब्रांचेज फ्रॉम द बेस। अब अगर ट्री की बात की जाए, आपको हर समझ में आ गया, श्रब समझ में आ गया कि वुडी ये भी है, वुडी ये भी है। ट्री ये वुडी नहीं है, ये 1 मीटर से ज्यादा है, और ये पेरिनियल है, और इसमें ब्रांचेज कहाँ से शुरू हो रही हैं, बेस से। अब अगर ट्री की बात की जाए, तो ट्री की जो डेफिनेशन है वो सीधी सी बात है कि एक तो ये बड़ा पेड़ होना चाहिए और पेरिनियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने का पेड़ हुआ। तो ये बड़ा पेड़ होना चाहिए और पेरिनियल होना चाहिए। दूसरा, इसका जो स्टेम है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, आदमी को देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इसका स्टेम है। ऐसा नहीं इसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका स्टेम कौन सा है, मैंने ये है या ये कौन सा है। तो बोला यहाँ पर उसका जो ट्रंक है या बोल, जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम को एक्चुअली स्टेम जो बॉटनी है, बॉटनी में स्टेम का मतलब जो तना या स्टेम बोलते हैं, तो वो यूजुअल टर्म है, ये बहुत कॉमन टर्म है। तो वो स्टेम जो है वो हर में भी बोल दिया जाता है, श्रब में भी बोल दिया जाता है, इसलिए हम जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री में टर्म जो स्टेम टर्म है उसे यूज ना करके हम यूजुअली बोलते हैं उसे बोल या ट्रंक। ये टर्म ज्यादा सुटेबल है ट्रीज के लिए, तो हम बोल या ट्रंक टर्म यूज करते हैं इसके लिए। दूसरा, क्राउन की साथ ये है, दूसरा इसका क्राउन ये समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से एंड, क्योंकि अगर इसकी ब्रांच ये निकली, इसने यहाँ पर क्राउन बना लिया, इसने यहाँ यहीं पे बना लिया, तो ये चलता है। इसके साथ ये होता है कि ठीक है, इसका एक तो वेल डिफाइंड क्राउन होगा, दूसरा आपको पता होगा कि इसके पास एक मेन स्टेम है, दूसरा पेरिनियल, और तीसरी एक पर्टिकुलर हाइट है। तो इस टाइप से आपने हर श्रब और ट्रीज को एक टाइप से समझ लिया कि ये क्या है। अब अगर आपको ये 3 टर्म समझ में आ गए, तो अपने अगले 3 आ जाते हैं। उनमें जैसे मैंने बोल दिया कि जो स्टेम है उसको अपन बोल या ट्रंक बोलते हैं। दूसरा टर्म है फॉर्किंग। फॉर्किंग का मतलब क्या होता है, यहाँ ब्रांचिंग हो जाना, आपने देख रखा है, तो इस पे ज्यादा डिस्कस का मुद्दा होता नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है लिग्नो ट्यूबर। ये लिग्नो ट्यूबर ऐसा टर्म है, इस पे लगभग 5 to 12 टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं, और एक बहुत इतर क्वेश्चन है आईसीआर में, तो हर लगभग तीसरी चौथी साल ये पेपर में आया ही आया है। या फिर ये समझ लो कि एक बार आईसीआर में जेआरएफ में पूछ लिया, तो अगली बार किसी नेट या एसआरएफ में पूछ लिया। नेट या एसआरएफ यूजुअली एक साथ ही हो रहे हैं, नेट का और उसका, तो एसआरएफ के पेपर में ये पूछ लेते हैं, या पीएचडी वाले में एंट्रेंस में पूछ लिया। तो इस टाइप से ये होता क्या है, पहले तो आप समझ में कि जैसे प्लांट जो है, प्लांट क्या करते हैं कि
ये नॉर्मल प्लांट है। अब आपको इसे पता है कि अगर मान के चलो कभी इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन हो गई, कभी यहाँ जंगल में आग लग गई, कभी ज़्यादा कुछ हो गया, मतलब अगर ये मेन स्टेम अगर बर्बाद हो गया तो ये प्लांट क्या करेगा? ये अपने आप को कैसे बचाएगा? आपके पास जो पैसा होता है आप बैंक अकाउंट में सेव करके रख लेते हो, तो इस प्लांट के पास जो फूड है उसे ये क्या करेगा? तो समस्या जो फॉरेस्ट फायर वगैरह की ये सब के सब ऊपर होती है, तो ये कुछ प्लांट क्या करते हैं, देखो रूट में एक लिमिट तक ही फूड स्टोरेज होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये प्लांट क्या करते हैं कि ऐसा पार्ट जो स्टेम का और रूट से जॉइंट वाला पार्ट है, इसमें स्टार्च को, यानी कि बैंक टाइप के जो फूड जो है, प्लांट जो फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च फॉर्म में करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गांठ बना लेते हैं जिसमें स्टार्च को थोक थोक के भाव में इकट्ठा करके रख देते हैं। तो एक टाइप से यहाँ स्वेलिंग हो जाती है। तो क्योंकि ये ट्यूबर फॉर्मेशन हुआ है और इसमें लिग्निन मीन्स स्टार्च ही होती है। देखो यहाँ पर लिग्निन, लिग्नो से मतलब लिग्निन नहीं है, लिग्निन नहीं है, ये पूछा जा चुका है कि ये लिग्निन होता है, लिग्निन नहीं है, ये स्टार्च है जो प्लांट का मेन फूड है। तो ये क्या है, ये स्टार्च है, लिग्निन नहीं है। तो जो स्टार्च है प्लांट उसे स्वेलिंग करके नीचे रख लेते हैं, उसे बोलते हैं हम लिग्नो ट्यूबर। और इसका जो बेस्ट कैरेक्टर है जो लिग्नो ट्यूबर का जो फॉर्मेशन करता है वो है यूकेलिप्टस। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक पूछा गया है कि लिग्नो ट्यूबर क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्शन मेजर है ये इनका, इसलिए। दूसरा ये क्या होता है, तो वो है स्टार्च की स्वेलिंग होती है। कहाँ पर होती है, तीसरा क्वेश्चन, वो होती है जो अपना रूट और शूट का जो ज्वाइंट पार्ट है, जहाँ स्टेम और जड़ें मिलती है। और चौथा एग्जाम्पल जो अक्सर पूछा जाता है वो है, ये किसमें एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल पूछा जाता है और उसका एग्जाम्पल सीधा सीधा एक ही आया अभी तक, 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं और सब में यूकेलिप्टस ही आया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको लिग्नो ट्यूबर हो गया है। इसके बाद कुछ और टर्म है जिसमें एक आती है बट्रेसिंग, सॉरी। ये जो बट्रेसिंग है, पहले आपको समझना चाहिए, इसके बट्रेसिंग पर क्वेश्चन काफी आए हैं, आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले। होता क्या है कि अपना आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ की जो सरफेस है उसमें मॉइस्चर दर होती है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर है। और वहाँ पर आपने पढ़ा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो लगभग होते हैं 20 से 25 मीटर हाइट के। अब इतना भारी पेड़, जो लंबा पेड़ है, वो यहाँ पर उसके पास जो टैप रूट बहुत डीप बनाना था वो नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी भर रखा है, ज़्यादा रेनफॉल है, तो इस वजह से इसके साथ मजबूरी है कि इसकी जो रूट्स होती है वो सुपरफिशियल ज़्यादा होती है। अब जो सुपरफिशियल रूट है वो इतने बड़े लोड को हिल्ड नहीं कर सकती, उठा के नहीं चल सकती। तो इसे क्या करना पड़ेगा, तो इसे करना पड़ेगा कि ये जो सुपरफिशियल रूट्स जो थी, इनके साथ उसके जो स्टेम के जो जॉइंट्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूती के साथ पकड़ना पड़ेगा, उनको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। बटरेसिंग, बटरेसिंग क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो एक तो एग्जांपल ये आता है। दूसरा है बटरेसिंग है क्या, तो ये रूट और स्टेम, इसका जो क्वेश्चन है कि ये अपना मेन स्टेम है, इसको रेड करना पड़ेगा। तो ये अपना मेन स्टेम है, ये यहाँ पर कोई रूट रहेगी, तो इसका रूट शूट का जो जॉइंट वाला पोर्शन है, यहाँ की जो बर्ड्स है वो एक्टिव हो जाती है। मतलब यहाँ की जो कैम्बियम है, कैम्बियम, कैम्बियम जो टिश्यू कल्चर में आपको पढ़ाऊंगा, तो जो टिश्यू पढ़ाऊंगा एनाटॉमी जनरल बॉटनी में उसमें आएगा। तो जो कैम्बियम है उसकी साइड ग्रोथ हो जाती है, कैम्बियम लिख लो ये टर्म नोट्स में, कैम्बियम। तो साइड कैम्बियम या लेटरल कैम्बियम, इसे बोलेंगे लेटरल कैम्बियम। लेटरल कैम्बियम की जो ग्रोथ है उसकी वजह से ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका कहाँ का कैरेक्टर है, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या, बटरेसिंग। ओके, तो ये कहाँ पर मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्रीज में। और इसका जो अपने यहाँ जो एग्जाम्पल आता है, जो अक्सर आ जाता है, वो अपना आ जाता है जो कपॉक है, बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स सीवा, इसका एग्जाम्पल लिख लेना, ये नोट्स में नहीं लिखा है। तो बॉम्बैक्स सीवा, बॉम्बैक्स सीवा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और अक्सर ये 2-3 बार पूछा भी गया है। दूसरा एग्जाम्पल एक जो स्ट्रक्चर है वो है फ्लूटेड स्टेम। फ्लूटेड का मतलब क्या है, बांसुरी, फ्लूट। तो ये स्टेम में क्या होता है, कुछ पेड़ों में क्या होता है कि जैसे उनकी बेसिक जैसे राउंड स्टेम है वो ना बन के ऐसा लगता है जैसे बांसुरियों को इकट्ठा करके गट्ठ बना दिया गया। तो ये ना बोलते हैं हम फ्लूटेड स्टेम। एक है नोड्यूल, ये अपने लेग्यूमिनस में पढ़ ही चुके थे, जो रूट नोड्यूल से राइजोबियम बनाता है, उसकी बात आ जाती है। अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि जो हमारा सीड है, सीड से लेकर बड़ी पेड़ तक की जो ग्रोथ की एक प्लांट की एज होती है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग को डिवाइड करते हैं कि वो
टीनेज है, उससे पहले है 5 साल तक का है, फिर टीनेज की कैटेगरी डालते हैं, फिर एडल्ट मानते हैं, फिर ओल्ड एज मान लेते हैं। तो इस टाइप की जो कैटेगरी है वही प्लांट की है। तो इन फेज के आपको नाम याद होना चाहिए क्योंकि इन पे क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो पहला होता है कि जब हम किसी सीड को बो देते हैं तो उसका जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन से स्टेज से लेके उसकी जब स्टार्टिंग में कुछ पत्तियां, 2-3 पत्तियां या 4 पत्ती तक की स्टेज होती है, उस स्टेज को हम बोल देते हैं रिक्रूट फेज। जो रिक्रूट फेज है इसे कब बोलेंगे? जर्मिनेशन से फ्यू लीव्स स्टेज तक की। अब प्लांट इसके बाद आगे ग्रो करेगा और ग्रो करके वो हाइट तक पहुंच जाएगा कि उसकी हाइट जो है वो 1 मीटर या उससे नीचे रहा है, अप टू 1 मीटर तक। तो फ्यू लीव स्टेज से उसकी इस स्टेज तक की जो हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सीडलिंग स्टेज। तो प्लांट जो है वो पहला फेज है रिक्रूट फेज और दूसरा हम बोलते हैं सीडलिंग फेज, बिलो 1 मीटर। अब इसके बाद प्लांट अपना और आगे बढ़ता है तो बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी एक तो हाइट बढ़ेगी और उसका थोड़ा क्राउन बढ़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर अभी तक इसकी ब्रांचेज, जो लोअर ब्रांचेज हैं वो जनरली सबके साथ बढ़ती हैं, कोई पुरानी ब्रांचेज यंग मैच्योर होकर के गिरना शुरू नहीं करती हैं। तो जैसे ही ये गिरना शुरू कर दिया, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेके ये गिरना शुरू करने तक के बीच की स्टेज है, इसे बोलते हैं सैपलिंग स्टेज। तो ये सैपलिंग स्टेज है जो हम पॉपुलर है, पॉपुलर जब हम पढ़ेंगे तो पॉपुलर में जो प्लांटेशन करते हैं वो जनरली हम सैपलिंग ही लगाते हैं उसमें, 2 या 3 मीटर की जो सैपलिंग होती है वो यही लगाई जाती है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं सैपलिंग स्टेज, जिसमें लोअर ब्रांचेज गिर गई और अभी इसमें अब साइड ग्रोथ होगी और ये होगी। देखो यहाँ पर प्लांट अभी हाइट में भी ग्रोथ करेगा और बेसिकली हाइट में ग्रोथ करेगा और साइड में तो थोड़ी बहुत ब्रांचेस ग्रोथ करेंगे, इसकी स्टेम में मेजोरिटी जो थिकनेस वो ग्राउंड है वो नहीं हो रही होगी। तो इस टाइप से अपना प्लांट अभी तक हाइट में दर ग्रोथ कर चुका है, पहुंच चुका है। तो ये जो फोर्थ स्टेज है, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट तक की जो स्टेज है इसे बोलते हैं पोल स्टेज, जिसमें पेड़ जो है वो एक टाइप से पोल बन गया है, लंबा लंबा एक पेड़ बन गया है। अभी इसकी में जो बेसिक चीज है वो है इसकी मोटाई में ग्रोथ बहुत तेजी से होना शुरू नहीं हुआ है, यानी कि इसकी जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो अभी होना ज्यादा शुरू नहीं हुआ है। दूसरा जो क्राउन फॉर्मेशन है वो भी अभी तक मेनली हाइट में ही जा रहा था, अब क्राउन एक टाइप से यहाँ रुक गया है ग्रोथ, अब क्राउन साइड में ग्रोथ करना शुरू हो रहा है। तो साइड ग्रोथ होने से पहले की स्टेज, ग्रोथ होने से पहले की स्टेज को हम बोलेंगे पोल, और जैसे ये साइड में ग्रो करने लगा, मोटाई में ग्रो करने लगा, इसके बाद हम मान लेते हैं कि ये अब ट्री बन चुका है, अब ये पेड़ हो चुका है। तो इसके आपको पांचों जो पेज हैं, स्टेजेस हैं, उनको समझ लेना है कि सीड जर्मिनेशन से लेकर फ्यूब लीव तक की स्टेज को हम बोलते हैं रिक्रूट फेज। उसके बाद 1 मीटर हाइट तक की को बोलते हैं सीडलिंग फेज, उसके आती है सैपलिंग आती है, फिर इसके बाद पोल आती है और पोल के बाद आती है ट्री वाली स्टेज। तो यहाँ पर मुझे यहाँ समझाने के लिए स्लाइड छोड़ा था, यहाँ आपको मुझे कोई बताने की इसमें ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्यूब लीव्स जो स्टेज है उससे लेकर के 1 मीटर हाइट तक के प्लांट की जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम इसे क्या बोलेंगे? सीडलिंग के बाद रिक्रूट, पहले ही रिक्रूट हो गई, दूसरी क्या आ जाएगी? सीडलिंग। तो जो हम सीडलिंग है, सीडलिंग, ये सीडलिंग जो है कब तक किया? 1 मीटर। तो जो नर्सरी प्लांटेशन किया जाता है वो जनरली सीडलिंग प्लांटेशन की जाती है, और नर्सरी जो अपनी होती है वो जो पॉट होती है, जैसे आप पॉलीथीन वाली लेके आओगे तो उसमें ऐसी नहीं कि फ्यू लीव्स होगी, उसमें दर लीव्स होंगी, काफी ग्रोथ कर चुका होगा, लेकिन वो बिलो 1 मीटर होगा, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलेंगे इसे? हम इसे सीडलिंग बोलते हैं। और जो पॉपुलर है उसकी में लगभग 2-3 मीटर, 3-3.5 मीटर के लंबे लंबे हम सैपलिंग लगाते हैं। ओके। अब इसके बाद एक टर्म बचता है वो है अपना फिनोलॉजी। इस टर्म के बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिनोलॉजी, लॉजी स्टडी हो गई, फिनो मतलब उसकी फिनोमिना, मीन्स उसके आउटर फिनोमिना। तो एक्चुअली एक प्लांट जो होता है उसकी 2 साइकिल हैं। एक तो वो जब सीड जर्मिनेशन लेकर के उसकी मैच्योरिटी तक, वो बड़े होने तक। दूसरा इसकी जो एनुअल साइकिल है, मतलब सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, तो जो इसकी एनुअल साइकिल है, एनुअल साइकिल में यंग होने के बाद उसकी जो एनुअल साइकिल है उसमें वो जैसे कब फ्लावरिंग आएगी, कब फ्रूटिंग आएगी, कब लीफ गिर जाएंगी, ये जो फिनोमिना है उसकी कंबाइंडली जो स्टडी है उसे बोलते हैं फिनोलॉजी। ये टर्म कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके आप देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव। जैसे यहाँ पर पहला था विच स्पीसीज शो फ्लूटेड टेंडेंसी। तो फ्लूटेड टेंडेंसी जो मैंने बोला था, इसका एग्जांपल मैंने आपको नहीं बताया था वहां पर, कि फ्लूटेड मतलब जो स्टेम है वो जैसे बांसुरियों का एक गट्ठा बना रखा है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल टेक्टोना ग्रैंडिस है। जो टीक के जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें ये
इशू है इसके साथ, टी के साथ। दूसरा क्वेश्चन था, क्या प्लांट फ्रॉम टाइम ऑफ यंग यंग ट्री रिच 1 मीटर हाइट टिल द लोअर ब्रांच बिगिन टू फॉल। मतलब ये बोल रहा है कि जो अपनी थे, देखो पहली थी रिक्रूट रिक्रूट फेज, रिक्रूट फेज के बाद आई थी 1 मीटर तक की, ये थी अपनी सीडलिंग। अब ये बोला सीडलिंग से लेकर के उसकी लोअर ब्रांच गिरने लगी, मतलब कहाँ तक की बोला है, सीडलिंग के बाद आती है अपनी सैपलिंग, रिक्रूट, सीडलिंग, फिर सैपलिंग। तो ये जो बात कर रहा है कि 1 मीटर हाइट के बाद की बात कर रहा है कि उसके बाद जो हम काटते हैं उस स्टेज को क्या बोलते हैं, तो अपने क्या आ गई, सैपलिंग स्टेज। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ये बात अपन कर ही चुके हैं कि ये रिक्रूट हो गया, इसके बाद यहाँ पर अपने ये सीडलिंग स्टेज हो गई 1 मीटर तक, और 1 मीटर के बाद की स्टेज है क्या, सैपलिंग स्टेज। इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन जर्मिनेशन ऑफ स्टेज हैव फ्यू लीव्स। मतलब बोला कि जर्मिनेशन से लेके फ्यू लीव्स स्टेज तक की, तो इसे हम क्या बोल देंगे, जर्मिनेशन से लेकर के फ्यू लीव्स स्टेज तक की, तो इसे हम बोलेंगे रिक्रूट फेज। ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था लिग्नो ट्यूबर का, कि लिग्नो ट्यूबर किसमें मिलता है, तो उसका अपना एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या है उसका एग्जांपल, यूकेलिप्टस अपना, इसका ये चीज डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर अपने बेसिक जो अपना थीम था जिस पर अपन डिस्कस कर रहे थे, अपने चैप्टर थे उन पे आ जाएंगे। लेकिन वहां से पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्लेम्बर, क्लेम्बर पे एक क्वेश्चन आया था, तो एक्चुअली उस टाइम पे छूट गया, तो अभी जब मिला तब सोचा कि आपको इसमें बता दूं। यहाँ पर दो एग्जांपल आपको बताया था, एक था बाहुनिया बहलाई, दूसरा था ब्यूटिया सुपरबा एंड बाहुनिया बहलाई। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा है क्लेम्बर, तो इसमें बाहुनिया बहलाई है। यही आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि जनरली यही दो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अपने स्टार्टिंग में जैसे ये जब लेक्चर शुरू किया था तो आपको बताया था कि हमें 4 लेक्चर पढ़ने हैं, उसमें 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना अगला आएगा ट्री मॉर्फोलॉजी।